आमतौर पर हम ऐसी आम सी खबरों को सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज जिस घटना को हम इस विश्लेषण में डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के पास मीरा रोड में हुई उस चाकूबाजी की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। देखिए, शुरुआत में ये एक आम क्राइम जैसा लगा, लेकिन देखते ही देखते इसने एक नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन का रूप ले लिया। तो आखिर वहां हुआ क्या था और सारे सबूत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आइए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। इस पूरे केस को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 बातें सबसे अहम हैं। पहला, एक बिल्कुल अनप्रोवोक्ड हमला, मतलब बिना किसी उकसावे के। दूसरा, स्थानीय पुलिस की एक बहुत ही तेजी से की गई गिरफ्तारी। और तीसरा, सबसे बड़ा पॉइंट, एक ऐसी जांच जो लोकल लेवल से निकलकर सीधे राज्य के एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस के हाथों में चली गई। अब आप खुद सोचिए, जब कोई मामला इस तरह अचानक एस्केलेट होता है तो ये इस बात का साफ इशारा है कि पर्दे के पीछे कहीं ज्यादा गहरे राज छुपे हो सकते हैं। इस पूरी घटना को सही से समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मीरा रोड हमला। दूसरा, क्राइम की टाइमलाइन। तीसरा, आरोपी की प्रोफाइल। चौथा, एटीएस की जांच। और आखिर में जो ऑफिशियल रिएक्शंस आए हैं उन पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, मीरा रोड हमला और उसके ठीक बाद क्या हुआ। घटनास्थल था थाने के मीरा रोड इलाके में अस्मिता ग्रैंड मैंशन की एक कंस्ट्रक्शन साइट। वहां 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, राजकुमार मिश्रा और सुब्रोतो रमेश सेन, जो इस अचानक हुए हमले का शिकार बन गए। इन दोनों को ही बेहद गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल दोनों वॉकहार्ट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स की माने तो हालात बहुत नाजुक थी, खासकर एक गार्ड की जिसके पेट में चाकू से कई वार किए गए थे। देखिए, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये हमला किसी छोटी मोटी लड़ाई का नतीजा नहीं था, ये पूरी तरह से जानलेवा था और इसमें बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया। अब आते हैं दूसरे भाग पर। आखिर इस अपराध की पूरी टाइमलाइन क्या थी? ये सब शुरू कैसे हुआ? ये टाइमलाइन दरअसल इस हमले की एक बेहद खौफनाक तस्वीर पेश करती है। जरा क्रम को समझिए। हमले से कुछ ही मिनट पहले आरोपी इन अनजान गार्ड्स के पास आता है और उनसे किसी नज़दीकी मस्जिद का पता पूछता है, लेकिन अगले ही पल सवालों का रुख बिल्कुल बदल जाता है। वो गार्ड्स से उनका नाम पूछता है, धर्म पूछता है और उन्हें कलमा पढ़ने को कहता है। जब गार्ड्स ऐसा नहीं कर पाते और ये कन्फर्म हो जाता है कि वो हिंदू हैं, तभी वो चाकू निकालता है और उन पर तबड़तोड़ हमला कर देता है। और इसके बाद पता है वो क्या करता है? वो वहां से भागकर अपने ही अपार्टमेंट में जाता है और सो जाता है। उसके ठीक 90 मिनट बाद नया नगर पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये सीक्वेंस ये क्लियरली बताता है कि ये किसी अचानक आए गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सोचे समझे धर्म आधारित टारगेट के तहत किया गया था। इस पूरी घटना में ये 90 मिनट का आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घटना के तुरंत बाद लोकल नया नगर पुलिस का जो रिएक्शन टाइम था वो वाकई काबिले तारीफ रहा। उन्होंने बिना वक्त गवाए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आरोपी को पहचाना और उसके रास्ते को ट्रैक करते हुए सीधे उसके फ्लैट तक जा पहुंचे, जहां वो आराम से सोता हुआ मिला, बिना किसी भी पछतावे के। पुलिस की इसी तेजी की वजह से आगे की तहकीकात इतनी जल्दी शुरू हो पाई। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। ये आरोपी ज़ायब ज़ुबैर अंसारी आखिर है कौन? तो आरोपी का नाम है ज़ायब ज़ुबैर अंसारी और उम्र है 31 साल। मुंबई के कुर्ला में पैदा हुआ ये शख्स कोई आम अनपढ़ अपराधी नहीं है। दरअसल साल 2019 तक इसने अमेरिका में अपनी पढ़ाई की है। वहां से लौटने के बाद ये एक ऑनलाइन ट्यूटर बन गया, बच्चों को मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाने लगा। लेकिन उसकी हालिया जिंदगी बिल्कुल अलग पटरी पर चल रही थी। पिछले 2 महीने से उसकी क्लासेस पूरी तरह बंद थी, आमदनी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। हालत इतनी खराब थी कि रेंट न दे पाने की वजह से उसके लैंडलॉर्ड ने उसे इविक्शन नोटिस तक दे दिया था, यानी घर खाली करने को कह दिया था। एक तरफ अमेरिका से पढ़कर आया एक हाईली एजुकेटेड शख्स और दूसरी तरफ गहरी आर्थिक परेशानी। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये इस केस को और भी पेचीदा बना देता है। और यहीं से केस एक नया मोड़ लेता है, जो है हमारा चौथा भाग, एटीएस की जांच। आखिर कट्टरपंथ का एंगल आया कहां से? देखिए, इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब जांच का दायरा और बढ़ा कर दिया गया। शुरुआत में नया नगर पुलिस क्राइम सीन को सिक्योर करने, सीसीटीवी ट्रैक करने और गिरफ्तारी पर फोकस कर रही थी, जो उन्होंने बखूबी किया।
लेकिन अब ये केस महाराष्ट्र एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस के पास है और एटीएस का फोकस बिल्कुल अलग धरातल पर होता है। वो अब आरोपी के डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर रहे हैं, टेरर नेटवर्क के किसी लिंक को ढूंढ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इस शख्स के रेडिकलाइजेशन के एंगल को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन एक लोकल थाने से उठकर एटीएस को शिफ्ट होती है तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि मामला किसी आम आपसी झगड़े का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चर्चा में आता है, लोन वुल्फ अटैक। अब ये लोन वुल्फ अटैक आखिर क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसी घटना होती है जहां कोई अकेला व्यक्ति किसी फॉर्मल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आदेश के बिना अकेले ही एक हिंसक हमले को अंजाम देता है और अक्सर इसके पीछे कोई एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा होती है। अथॉरिटीज अभी यही सबसे बड़ा सवाल सॉल्व करने में लगी हैं कि क्या अंसारी वाकई एक लोन वुल्फ था जो इंटरनेट के जरिए रेडिकलाइज हुआ या फिर उसके पीछे किसी और का भी हाथ था। फिलहाल एटीएस इस केस में कई अलग अलग एंगल्स पर काम कर रही है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि आरोपी इंटरनेट पर आईएसएस की वीडियोस देखता था और उनसे काफी प्रेरित था, तो पहली कड़ी यहीं जोड़ी जा रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या ये रेडिकलाइजेशन पूरी तरह इंटरनेट तक सीमित था या वो असल जिंदगी में भी किसी ऐसे कट्टरपंथी ग्रुप के टच में था। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी फैक्टर, एटीएस मेडिकल एक्सपर्ट्स की मदद से ये क्लियर करने की कोशिश कर रही है कि क्या ये शख्स वाकई धर्म पर आधारित कट्टरपंथ का शिकार था या फिर हालिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और जॉब चली जाने की वजह से किसी गंभीर मानसिक बीमारी का नतीजा था। ये सच में एक बहुत ही पतली लाइन होती है और इन दोनों चीजों को अलग अलग करके समझना एटीएस के लिए बहुत जरूरी है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर। इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रियाएं और बयान क्या रहे हैं। घटना के ठीक बाद एक बेहद सख्त और सीधा बयान सामने आया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट रूप से कहा, इस हमले के पीछे जिहाद था। आरोपी खास तौर पर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाना चाहता था। उन्होंने ये भी दावा किया कि इंटरनेट और किताबों के सहारे इस शख्स में कट्टरपंथ भरा गया। इन ऑफिशियल बयानों को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल साफ है कि सरकार इस मामले को एक आम या आइसोलेटेड क्राइम मानने के बिल्कुल खिलाफ है। वो इसे सीधे तौर पर टारगेट किलिंग और टेरर की निगाह से देख रही है। इन्हीं बयानों के बीच एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नंबर भी हाईलाइट किया गया, 389 करोड़ रुपए। ऑफिशियल और पॉलिटिकल सर्कल्स में ये दावा किया गया है कि ऐसे टारगेटेड हमलों के पीछे एक इतना बड़ा फंड काम कर रहा है और अब इस अमाउंट की भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। खैर, अगर इस दावे में सच्चाई निकलती है तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक अकेले शख्स का केस नहीं रह जाएगा बल्कि पूरे के पूरे एक नेटवर्क का खुलासा कर देगा। इसके अलावा एक और कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये तक कहा गया कि जो भी ऐसी ताकतें इन हमलों के पीछे हैं उन्हें बराबर जवाब दिया जाएगा और हर एक को 51 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। ये पॉलिटिकली चार्ज्ड रेटरिक बताती है कि ग्राउंड पर सिचुएशन कितनी सेंसिटिव हो चुकी है। प्रशासन इस घटना को एक उदाहरण के तौर पर रखकर आगे आने वाले ऐसे किसी भी खतरे को कड़ी चेतावनी दे रहा है। ये बयान ये भी दिखाते हैं कि आगे चलकर एटीएस की इस जांच के जो भी नतीजे आएंगे उनका पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। तो जैसे जैसे एटीएस इस घटना की परतें खोल रही हैं, एक बेहद जटिल सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। क्या ये घटना इंटरनेट के जरिए होने वाले कट्टरपंथ का एक नया और खतरनाक ब्लूप्रिंट पेश कर रही है या फिर ये महज एक गहरे व्यक्तिगत संकट और आर्थिक परेशानी से निकला एक भयावह नतीजा है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि आने वाला वक्त सुरक्षा एजेंसीज के लिए चुनौतियों से भरा है। आपको क्या लगता है, इस केस की दिशा किस तरफ जाएगी? तथ्य आगे जो भी कहें, हमें आने वाले दिनों में इस मामले पर नजरें बनाए रखनी होंगी।